Now we are doing rule number 30 and 31. रूल नंबर 30 और 31 दोनों तभी इस्तेमाल होते हैं जब रूल नंबर 27, 28 एंड 29 यूज ना हो पाए। जब आपको रूल नंबर 27, 28, 29 इस्तेमाल करने में दिक्कत आए, when you are not able to use 27, 28, 29 in the transactions given, we can go to adopt rule number 30 and 31. और इन दोनों रूल्स में भी we need to first look for rule 30 and if we fail to apply rule number 30 as well, तब रूल नंबर 31 पर जाना होता है। तो सबसे पहले रूल नंबर 30 पढ़ते हैं और अगर 30 अप्लाई ना हो सके किसी सिचुएशन में सिर्फ और सिर्फ तब रूल नंबर 31 का इस्तेमाल किया जाता है। रूल नंबर 30 एंड 31 आर कॉल्ड रेजिडुअल रूल। ठीक है, चलो सबसे पहले रूल नंबर 30 मैं लिखता हूं, इसका नाम लिखते हैं वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज, वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ बेस्ड ऑन कॉस्ट। ये है सारा खेल बेस्ड ऑन कॉस्ट का। मतलब अगर रूल नंबर 27, 28, 29 ना लग पाए तो सामान की या सेवाओं की जो आपने सप्लाई करी है उसकी कॉस्ट निकालिए, उसमें 10% मार्जिन जोड़ दीजिए और बस वही हो गई वैल्यू ऑफ सप्लाई। कितना आसान है रूल, देखिए। रूल नंबर 30 कहता है कि मैं एक प्रकार का हारे का सहारा हूं। जब सारे रूल हार जाएं 27, 28, 29 तब मुझे लेकर आओ और मैं सॉल्व करूंगा तुम्हारी कठिनाई। वो कहता है कि बस कॉस्ट पता लगाओ, कितने का गुड्स या कितने की सर्विस तुमने सप्लाई करी है, कॉस्ट केवल, उस पे 10% मार्जिन जोड़कर बस उतने पे जीएसटी निकाल दो, बस सरकार खुश हो जाएगी। आइए लिखते हैं पॉइंट 1, इफ वैल्यू ऑफ सप्लाई कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड by using rule 27, 28, 29, only then rule 30 is applied। ठीक है, केवल तभी रूल नंबर 30 अप्लाई किया जाता है। Rule 30 says that 110% of the cost, goods or services shall be value of supply। मतलब क्या हुआ? रूल नंबर 30 लगाने के लिए, रूल नंबर 30 अप्लाई करने के लिए हमको कॉस्ट पता होनी चाहिए। सो वी मस्ट नो करेक्ट कॉस्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज सप्लाइड in order to apply rule 30, राइट। बस जो भी कॉस्ट आए उसका 110%, मतलब उसमें 10% और जोड़ देंगे। वंस वी ऑब्टेन cost, we need to add 10% margin and that will be वैल्यू ऑफ सप्लाई। और फिर इस वैल्यू ऑफ सप्लाई पे जीएसटी निकाल लिया जाएगा। एक्चुअल में कितना भी मार्जिन हम चार्ज कर रहे हो, लेकिन गवर्नमेंट रूल के हिसाब से केवल 10% ही मार्जिन ऐड करना है, 10% मार्जिन।
राइट, बहुत आसान है दोस्तों, अभी क्वेश्चन समझते ही आपको और क्लियर हो जाएगा। वैसे तो स्पष्ट है क्वेश्चन वाला, एग्जाम के पर्पज से अगर मैं बात करूं तो आपको बताएगा कि कब रूल 30 अप्लाई करना है, उसमें लिखा हो तभी आप रूल 30 अप्लाई करना, ठीक है। दिस इज डन। अब चलो क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 करना है भैया हमें। ये लिख लिया ना आपने रूल नंबर 30, इसके ऊपर हमें क्वेश्चन नंबर 27 करना है, बस इसके बाद रूल नंबर 31 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 27, हाँ जी। Raj and company furnishes the following expenditure incurred by them to find the transaction value for the purpose of GST। मतलब राज एंड कंपनी ने खर्चा करा, तो राज एंड कंपनी जो है वो सेलर है, इसने डायरेक्ट मटेरियल इस्तेमाल करा 944 का इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी। तो पहले तो ये याद दिला दूं कि जब हम कॉस्ट निकालेंगे तो जीएसटी को कॉस्ट में नहीं ऐड करते हैं, जीएसटी अलग हटाया जाएगा और फिर उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व होगा। डायरेक्ट वेजेस 250, अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस 100, इनडायरेक्ट मटेरियल 75, फैक्ट्री ओवरहेड 200, फिर उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड 25% रिलेटिंग टू प्रोडक्शन कैपेसिटी। तो इसका मतलब पूरा 100 प्रोडक्शन कॉस्ट में मत लेना, केवल 25 ही प्रोडक्शन कॉस्ट में लेना, क्योंकि ओवरहेड का 25% ही प्रोडक्शन कैपेसिटी में इस्तेमाल हुआ। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन 150, क्वालिटी कंट्रोल 25, सेल ऑफ स्क्रैप रियलाइज्ड, ये सेल है 20 रुपए, तो ये इनकम है, ठीक है, ये एक्सपेंस नहीं है, कॉस्ट में से लेस कर देना इसको। एक्चुअल प्रॉफिट मार्जिन 15, इसका हमें कुछ नहीं करना। फाइंड द वैल्यू फॉर द पर्पस ऑफ पेमेंट ऑफ जीएसटी एज पर रूल 30। क्लियर हो गई जी बात। रूल नंबर 30 देखते ही आपको क्या करना होता है, कॉस्ट ऐड करनी है सारी, और कॉस्ट ऐड करके करने के बाद आपको 10% मार्जिन जोड़ना है, और वो आपकी वैल्यू ऑफ सप्लाई हो जाती है। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर, हाँ जी 27 में कॉस्ट एक बार लिख लेते हैं, क्या क्या कॉस्ट गिवन थी क्वेश्चन में। सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल 944 दिया था ना, डिवाइड बाई 118%, ये कितना आया 800 रुपये। एक मिनट में सब ना थोड़ा थिकनेस कम कर लो इसकी। हाँ सही दिख रहा है। डायरेक्ट मटेरियल 944 डिवाइड बाई 118%, कितना 800 रुपये। उसके बाद अगला, भाई एक मैं काम की बात आपको बताऊं कि जो आपकी प्रोडक्शन की कॉस्ट है उसमें सारी कॉस्ट प्रोडक्शन वाली जोड़ दो और 10% करना है, तो कोई मुश्किल काम नहीं है। आप इसको ऐसा ना करें कि पहले पूरा देखें फिर सॉल्व करें, साथ साथ करते जाइए, आसानी से हो जाएगा। दूसरा आइटम क्वेश्चन में क्या गिवन है, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट वेजेस कितने की है 250। उसके बाद तीसरा क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस 100 रुपीज। उसके बाद इनडायरेक्ट मटेरियल, मटेरियल तो है ही अब इनडायरेक्ट से ही, भाई माल के बनाने में तो खर्चा हो ही रहा है ना। इनडायरेक्ट मटेरियल 75। फिर उसके बाद फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड कितने का 200।
एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड में आप देख लीजिए प्रोडक्शन के सारा नहीं है, एडमिन ओवरहेड में प्रोडक्शन की परसेंटेज कम है, तो सिर्फ प्रोडक्शन वाला लो 25% ऑफ 100। उसके बाद देखो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन तो हम लेंगे नहीं, क्वालिटी कंट्रोल ले लो, क्योंकि क्वालिटी कंट्रोल प्रोडक्शन का ही पार्ट होता है, बिना क्वालिटी कंट्रोल चेक करे माल आगे नहीं जाता। कितना है क्वालिटी कंट्रोल? 25। और उसके बाद सेल ऑफ स्क्रैप वो लेस करेंगे, कितने का है सेल ऑफ स्क्रैप? 20। तो देखो मैच कर लो, 800 आ गया, ये 250, 100, 75, 200, 25, 25, राइट, 20 माइनस कर दिया। इन्होंने आंसर में पहले टोटल करा और फिर माइनस करा, वो तो प्रेजेंटेशन का चक्कर है, कुछ भी कर लो, क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, टोटल कितना है? 1455। इंटू 110%, क्या आया बताओ? 1600 रुपये। यही वैल्यू ऑफ सप्लाई होगी। ये था रूल नंबर 30। आप बताओ, बट आप नाम देखो ना, नाम क्या है? कॉस्ट बेस्ड वैल्यूएशन। रूल 30 जो भी कहता है वो क्या था कि कॉस्ट कैलकुलेट करो प्रोडक्शन की, उसमें आप 10% मार्जिन जोड़ दो, ये वैल्यू ऑफ सप्लाई हुई, इस पर जीएसटी निकलेगा। और जानते हैं रूल नंबर 31 क्या है? सिर्फ उसका नाम है बेस्ट जजमेंट मेथड। जब कुछ कैलकुलेशन ना सॉल्व हो, जब मैथमेटिक्स फेल हो जाए, जब एडिशन डिलीशन काम ना करें, जब कोई कंप्यूटेशन ना हो पाए, तो साहब कमिश्नर साहब का जितने का मन करेगा, जितने का जजमेंट देंगे उस पर जीएसटी निकाल दिया जाएगा, बात खत्म। ठीक है, वो है रूल नंबर 31। अभी करते हैं, पहले आप ये चेक कर लो। क्लियर हो गई ना बात? चलो, रूल नंबर 31 पर आ जाओ। देखो अब जिन लोगों को बुक नहीं मिली होगी उन लोगों को कम से कम चैप्टर का पीडीएफ तो मिल गया होगा, ये अपने साथ रखा करिए। बस एक मिनट, वापस से इसकी जो थिकनेस है बढ़ा दूं। जी दोस्तों, रूल 31 अब बहुत छोटा सा रूल है, थ्योरेटिकल रूल है। रूल 31 का नाम लिखिए रेजिडुअल मेथड या फिर बेस्ट जजमेंट मेथड। रेजिडुअल मेथड या फिर बेस्ट जजमेंट मेथड। क्लियर हो गई जी बात? बस ये है भाई कि अगर 27, 28, 29 हमें नॉर्मल तरीके से फॉलो करने चाहिए, लेकिन अगर वो भी फेल हो जाए, फिर 30 भी फेल हो जाए, तब यहां आना है। दिस रूल शुड बी अप्लाइड only if all rules including rule 30 fails to produce value of supply। अगर रूल नंबर 27, 28, 29, 30 कोई भी ना हो तब ऐसा होगा। This is the reason why this rule is called
यही वो कारण है जिसकी वजह से वाई दिस रूल इज कॉल्ड रेजिडुअल रूल, राइट। GST authorities will apply reasonable judgment in order to declare a reasonable value for the purpose of GST. भाई GST अथॉरिटीज अपने मन से, मैं ये नहीं कह रहा कि अपने मन से वेग तरीका वो अपनाएंगे, कोई रीजनेबल तरीके से वो बेस्ट जजमेंट देंगे। दिस इज वाई दिस रूल is also called बेस्ट जजमेंट मेथड, राइट। क्लियर हो गई बात। और अगर मान लो भाई जो वैल्यू GST अथॉरिटीज ने बताई आपको ठीक नहीं लग रही, तो आप चैलेंज तो कर ही सकते हो। इफ वैल्यू डिटरमाइंड GST authorities is not acceptable by assessee, appeals can be filed। अपील्स फाइल हो सकती है। Vice versa is true as well। Vice versa is true as well से मेरा मतलब था कि भाई ऐसा भी हो सकता है कि कभी कभी हम खुद ही बेस्ट जजमेंट मेथड लगा लें और डिपार्टमेंट को समझ ना आए, या डिपार्टमेंट बेस्ट जजमेंट मेथड अपना ले और हमें समझना है। रूल तो ये कहता है मेथड है ये, अब वो डिपार्टमेंट इस्तेमाल कर ले या जैसे इस्तेमाल कर ले, ये है। आखिरी रूल में, इस रूल 31 में था क्या, सिर्फ ये बताया गया कि जब आप कैलकुलेशन करते हैं और वैल्यू ऑफ सप्लाई डिटरमाइन नहीं हो पाती या रीजनेबल तरीके से डिटरमाइन नहीं हो पाती, तो फिर करें क्या, GST सरकार क्यों छोड़ेगी। तो एक एमिकेबल सेटलमेंट होता है, एक क्या कहते हैं, दोनों में हार्मोनियस डिसीजन होता है, दोनों कंसेंसस पर आते हैं कि चलो भाई इतने रुपए पर GST निकाल लेते हैं, इतने रुपए की वैल्यू को GST मान लेते हैं। क्लियर हो गई बात। ये रूल नंबर 31। अब मैं आपको एक मिनट ये बताना चाहता हूं कि आप कहां तक पहुंचे हैं। देखिए, जब ये वैल्यू ऑफ सप्लाई आपने शुरू करा था, ये देखिए, मैं बार बार आपको इस तरफ लेकर आता हूं। मैं एक बार हाइलाइटिंग वाली जो वो चीज है वो जरा मिटा देता हूं। अब देखिए जरा, बहुत ध्यान से समझिएगा। मैं बताना ये चाह रहा हूं कि कैटेगरी 1 कर चुके हैं आप, कैटेगरी 2 कर चुके हैं आप, सेक्शन 15 सबसेक्शन 1 2 3 कैटेगरी 1 में था, वो पूरा कर चुके, जहां आपने पढ़ा था कि बस क्या क्या ऐड होगा और क्या क्या लेस होगा और वैल्यू ट्रांजैक्शन की गिवन होती थी। कैटेगरी 2 में हमने पढ़ा जब ट्रांजैक्शन वैल्यू गिवन नहीं होती, ओपन मार्केट वैल्यू, तो हमने यहां पर कौन कौन से रूल कवर करे। रूल 27 जिसमें ओपन मार्केट वैल्यू था फ्री ट्रांजैक्शन का, प्रिंसिपल और एजेंट था रूल नंबर 29, रिलेटेड लोग था रूल नंबर 28, कॉस्ट बेस्ड वैल्यूएशन था रूल 30 और 31 बेस्ट जजमेंट अभी आपने पढ़ा। अब सबसे जरूरी एक बात मैं आपको एक तो ये बता दूं कि जो तीसरी कैटेगरी है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट पूरे चैप्टर में कुछ और था नहीं।
और कैटेगरी 3 में कुछ स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शन है, सब स्पेशल रूल्स हैं। जैसे फॉरेन एक्सचेंज की ट्रांजैक्शन होगी तो वैल्यू ऑफ सप्लाई कैसे निकलेगी, लाइफ इंश्योरेंस की ट्रांजैक्शन होगी तो वैल्यू ऑफ सप्लाई कैसे निकलेगी, लॉटरी की ट्रांजैक्शन होगी तो वैल्यू ऑफ सप्लाई कैसे निकलेगी। सबसे कीमती यही है, और इसमें हर अलग कैटेगरी पर एक अपना क्वेश्चन है। कैटेगरी 3 के अंदर जो सब कैटेगरीज है, जैसे लॉटरी, लाइफ इंश्योरेंस, ये ट्रांजैक्शन पर ना रूल 27, 28, 29, 30 लगता और ना ही वो नॉर्मल ट्रांजैक्शन वैल्यू। सरकार ने कुछ स्पेशल फॉर्मूले दे रखे हैं कि लाइफ इंश्योरेंस पे जीएसटी ऐसे लगाना, फॉरेन एक्सचेंज पे जीएसटी ऐसे लगाना। वो हम पढ़ेंगे आप कब, कैटेगरी 3 में। क्लियर हो गई जी बात। कैटेगरी 3 सब याद रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट है कैटेगरी 3। चलो अब कैटेगरी 3 की तरफ आगे बढ़ते हैं।